Hi class. In our last session we have discussed about law of demand. In our today's class we'll discuss about reasons of law of demand. Sir reason क्या थे उसके? Law of demand आपने सही कहा, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, या प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है. इसके रीजन क्या क्या है, क्यों होता है ऐसा? तो जो सबसे पहला रीजन है वो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. ये वर्ड थोड़ा सुना सुना लग रहा होगा आपको. हमने जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की बात करी थी तो उसके अंदर एक वर्ड आया था रिलेटेड गुड्स. सर ये कौन से गुड्स होते हैं? मैंने कहा था दो तरह के गुड्स होते हैं रिलेटेड गुड्स, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव. सर अगर ये नहीं हो तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नहीं हो तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑप्शन है. ठीक है. तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? जब भी किसी कमोडिटी की रेट बढ़ जाती है लोग दूसरे रिलेटेड गुड्स को लेना पसंद करते हैं. जैसे कोई दो गुड्स हैं ए एंड बी, इसकी रेट 10 रुपीज है, इसकी 12 रुपीज है अभी, तो लोग इसको परचेज कर रहे हैं. फ्यूचर में जाके इसकी रेट अगर 13 या 15 रुपीज हो गई, इसकी 12 है, तो लोग धीरे धीरे इस पे शिफ्ट हो जाएंगे. तो क्या होगा? इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. रीजन बीइंग प्राइस इंक्रीज हो गई. नेक्स्ट पे बात करते हैं सर उसके अलावा कौन कौन सी रीजन है. सेकंड पॉइंट आता है परचेजिंग पावर. परचेजिंग पावर ये क्या चीज होती है बेटा? परचेजिंग पावर वो चीज होती है अगर हम किसी चीज के लिए पैसा खर्च करना चाहते हैं तो कितना हम पूरा खर्च कर भी दें तो भी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी आती है. धीरे धीरे अगर उसकी रेटें बढ़ती जाएगी तो हमारे पास पैसा तो लिमिटेड ही है. अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कि सर किसी पर्सन के पास 1000 रुपीज, एक पर्सन है ए जिसके पास 1000 रुपीज है. अगर वो कमोडिटी एक्स जो कितने की आती है 250 की, मान लो 200 की आती है, 200 की आती है, तो कितनी परचेज कर सकता है? क्वांटिटी कितनी परचेज कर सकता है सर? 1000 डिवाइडेड बाय 200 कितनी? 5 यूनिट परचेज कर सकता है. अगर इसकी कीमत फ्यूचर में आगे बढ़ जाए 250 हो जाए, कितनी हो जाए? 250 हो जाए, तो भाई साहब इनके पास तो 1000 रुपए ही है, वो थोड़ी बड़े हैं, सिर्फ इसकी प्राइस बड़ी है. 1000 डिवाइडेड बाय 250 कितनी यूनिट्स हो गई? 4 यूनिट्स हो गई. क्या हुआ? थे 1000 रुपए खर्च किए, लेकिन इनकी परचेसिंग पावर जो थी कि हम 1000 रुपए में 5 यूनिट्स ले सकते हैं, वो कम होके 4 यूनिट्स पे आ गई है. हाँ, 1000 में सिर्फ 4 यूनिट्स ही आती है, तो इसको बोलते हैं परचेसिंग पावर का कम होना, रुपए की वैल्यू कम होना. ठीक है. चलो सर थोड़ी और आगे बात करते हैं. एक अदर पॉइंट आता है अल्टरनेटिव यूजेस. जब किसी भी गुड की रेटें कम हो जाती है, प्राइसेस कम हो जाती है, तो उसके अल्टरनेटिव यूजेस बहुत बढ़ जाते हैं. कैसे सर? अगर हम बात करते हैं जैसे अभी सैनिटाइजर्स की रेट एकदम से बढ़ गई थी या अवेलेबल ही नहीं हो रहे थे, तो लोगों ने लिकर जो भी सस्ती पड़ रही थी, लिकर के सैनिटाइजर्स बनाना स्टार्ट कर दिया. लिकर अगर आपने सुना हो इसके बारे में, तो लिकर हैंड सैनिटाइजर्स भी मिल रहे थे अच्छे खासे, लोग घर पे ही बना रहे थे, पानी में लिकर मिला के और कुछ चीजें मिला के, लिकर वगैरह मिला के वो सैनिटाइजर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा था. तो क्या था, अगर कोई चीज सस्ती पड़ती है तो लोग उसके अल्टरनेटिव यूजेस निकाल लेते हैं. अगर उसके अल्टरनेटिव यूजेस निकाले तो सैनिटाइजर की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. ठीक है. अपन नेक्स्ट की बात करते हैं, जो पॉइंट आता है वो है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. बेटा ये एक थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है, कहना ये चाहता है, सिंपल सी बात, इसकी बात बता दूं आपको. ये कंसेप्ट ये बोलता है जैसे ही हम किसी चीज को कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, अगर हम उसकी फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो हमारी मतलब हमको फुल ऑन सेटिस्फेक्शन मिलता है, हम उसके लिए उतना पे करने के लिए तैयार है. जब सेकंड बाइट लेते हैं या सेकंड टाइम खाते हैं उस चीज को, तो हमारी थोड़ी सी क्या उस चीज को लेके चाहत या डिमांड या डिजायर कम हो जाती है. अगर जैसे डिजायर कम हो जाती है तो उसके लिए हमारी जो पे करने की जो इच्छा होती है ना, वो भी कम हो जाती है. तो जैसे जैसे हम चीजों को कंज्यूम चीजों की हम लोग यूनिट्स कंज्यूम करते जाते हैं तो उसकी हमको पे करने की जो चाहत वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है. अब जैसे किसी चीज के लिए मैं शुरुआत में 10 रुपए देने के लिए तैयार हूँ, थोड़ा खा दिया, पेट भर गया, अब मैं 8 रुपए दूंगा, मेरे को ज्यादा इतनी इच्छा भी नहीं, तो ठीक है 8 रुपए, 6 रुपए, 4 रुपए, ऐसे करते करते एक लिमिट तक आ जाऊंगा. अगर मैं इसकी बात करता हूँ देखो तो थोड़ा समझने की कोशिश करना, डिफरेंट कंसेप्ट है. क्या कहना चाहता है सर? फॉर एग्जाम्पल अगर अपन डेयरी मिल्क की बात करते हैं, सर कोई चॉकलेट है हमारी, ठीक है, कोई चॉकलेट है 5 रुपए की आती है. कितने की आती है? 5 रुपए की आती है. अभी मेरे पास कितने? 10 रुपए. ठीक है. क्या है उस यूनिट के लिए, भैया मैं मान लेता हूं मेरे पास कितने हैं? 100 रुपए है. अब यहाँ पे मेरे पास पैसे कितने उससे फर्क नहीं पड़ता.
फर्क इस चीज से पड़ता है मैं कितना खर्च करने के लिए तैयार हूँ। इस चॉकलेट को अगर मैं फर्स्ट टाइम जब देख रहा था मुझे पसंद आ गई तो मैं इसके लिए 10 रुपए देने के लिए तैयार था, पर ये तो 5 में मिल रही तो मैं क्या करूंगा, परचेज कर लूंगा। 1 यूनिट परचेज कर ली। सेकंड यूनिट खाते ही मेरे को और इच्छा हुई, मैंने कहा एक और ले सकते हैं, अब तो मैं इसमें 7 रुपए तक की दे सकता हूँ, पर ये तो 5 में अवेलेबल हो रही है, अगर मेरी 7 की डिमांड तो भी मेरी डिमांड पूरी हो जाएगी। अब क्या 2 खाली, अब थोड़ी सी इच्छा कम है लेकिन फिर भी यार ठीक है 5 रुपए तक मिल जाएगा, अब अभी 5 रुपए की रेट ही इसकी, तो सर मैंने एक और परचेज कर ली। अब क्या है, अब सर इच्छा नहीं है इतनी खाने की मेरी, ठीक है ना, अब तो अगर ये 4 में मिले तो मैं खा लूंगा, अदरवाइज मेरी इतनी भी कोई खास इच्छा है नहीं। अब ध्यान रखना चीज तो 5 रुपए की है तो आएगी नहीं, ठीक है, यहाँ प्राइस का लफड़ा स्टार्ट होता है। इन केस अब तक तो मैं 3 ही कंज्यूम कर रहा था, मतलब मेरी डिमांड कितने की थी, 3 की ही थी, ठीक है। इन केस अब मैं 4 रुपए पे लेने के लिए तैयार हूं लेकिन सामने वाला देने को तैयार नहीं है। इन केस अगर इसकी प्राइस डिक्रीज हो जाए, क्या हो जाए, किसी गुड की प्राइस डिक्रीज हो जाए, अगर ये 5 रुपए से किस पे आ जाए, 4 रुपए पे आ जाए, 5 रुपए से 4 रुपए पे आ जाए, अब इस केस में क्या होगा, जो एक ऑप्शन आ रहा था ना, अगर 4 की भी होती तो मैं एक और ले लेता, तो ये वाली मेरी डिमांड भी पूरी हो जाएगी। तो जो पुराने केस में मैं 3 यूनिट्स ही कंज्यूम कर रहा था, इस नए वाले केस में मैं कितनी 4 यूनिट्स कंज्यूम कर लूंगा। ये एक्सपेक्टेशन वाला कंसेप्ट होता है सर, कि जितना मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा उतना मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी उसी का मतलब है सर, जैसे जैसे हम यूनिट्स कंज्यूम करते जाते हैं वैसे वैसे उस चीज को लेके हमारी इच्छा, डिजायर कम होती जाती है, और डिजायर कम होगी तो पे करने की इच्छा भी धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा आगे बात करते हैं इस बारे में। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं बेटा। एक्सेप्शंस क्या होते हैं सर, जहां जहां पे लॉ ऑफ डिमांड लगता ही नहीं है। क्या क्या हो सकते हैं सर, अगर हम एक्सेप्शंस की बात करें, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, सर ये क्या क्या है, एक्सेप्शंस क्या क्या है, कहां कहां लॉ ऑफ डिमांड लगता ही नहीं है। सर सबसे पहला पॉइंट है प्रेस्टिजियस गुड्स, प्रेस्टिजियस गुड्स। बेटा जब भी किसी चीज की, जैसे प्रेस्टिजियस गुड्स कौन कौन से होते हैं, पेंटिंग्स, एंशिएंट थिंग्स, ठीक है, ऐसी पुरानी चीजें, एंटीक्स, ये सारी क्या है, प्रेस्टिजियस चीजें, इनको प्राइस से कोई मतलब नहीं पड़ता, उनकी रेटें बढ़ती जाएगी तो उनकी डिमांड ऑटोमेटिकली और बढ़ती जाएगी। किसी पेंटिंग की रेट बढ़ेगी तो लोग और लेने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हाँ यार ये तो वाकई प्रेस्टीज का मामला हो गया। ऐसी चीज मेरे पास है जैसे मर्सिडीज है, अगर किसी में कोई नई फैकल्टी आ गई तो लोग उसको लेना पसंद करते हैं क्योंकि वो प्रेस्टीज का मामला हो गया कि हाँ यार ये दिखेगी तो लगेगा हाँ यार इस पर्सन के पास इतनी पावर है, इतना पैसा है, जिससे शोर है। तो प्रेस्टीजियस गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। एक होता है सर गिफन गुड्स। क्या होते हैं, गिफन गुड्स। ये बेटा एक वैरायटी है इंफीरियर गुड्स की जिसके आसपास और कोई सब्स्टिट्यूट ऑप्शन है नहीं। कैसे सर, ये उस तरह के इंफीरियर गुड्स है, इंफीरियर गुड्स का एक पार्ट है ये, जिसके आसपास और कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स है नहीं, तो इसके कुछ रेट ऊपर होने से कुछ रेट नीचे होने से इसकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं बात करता हूं ब्रेड की, अगर फॉर एग्जाम्पल अभी 10 रुपए की आ रही है, 11 रुपए की भी हो जाएगी तो भी इसकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ब्रेड खाने वाला है उसके आसपास और कोई बेस्ट ऑप्शन है नहीं कि ब्रेड छोड़ के कुछ और खा लो। नहीं, ब्रेड एक ऐसा एक तरह इंफीरियर गुड्स है जिसके आसपास और कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल नहीं है, तो इसकी रेट बढ़ने या कम होने से थोड़ी बहुत उसकी डिमांड पे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, एक ही हो गया। एक थर्ड पॉइंट होता है इररेशनल कंज्यूमर। इररेशनल कंज्यूमर, कभी अपनी मम्मी को या अपनी आंट को बोलते हुए सुना है कि हाँ यार तो महंगा है तो अच्छा ही होगा, हाँ ये तो महंगा वाला है, महंगा वाला है तो अच्छा वाला ही होगा। ये एक रैशनल सोच है, ये एक इररेशनल सोच है कि कोई चीज महंगी है तो अच्छी ही होगी। तो ये एक डिफरेंट कंसेप्ट है। कुछ लोग देखते हैं हाँ यार ये चीज महंगी है तो अच्छी होगी तो परचेज कर लेते हैं, ये एक बिल्कुल अलग सोच है, ये इररेशनल सोच है। ये सोचते नहीं कि हाँ चीज क्वालिटी कैसी है, नहीं महंगी है तो अच्छी ही होगी तो लोग परचेज कर लेते हैं। तो इररेशनल कंज्यूमर्स के केस में ये चीज लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होती। अगर हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये तो सारे क्या हो गए हमारे एक्सेप्शंस हो गए जहां पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। अच्छा, हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे लॉ ऑफ डिमांड, सॉरी डिमांड के। क्या क्या डिटर्मिनेंट्स थे? सबसे पहला जो था वो था प्राइस का, उसी पे है ये एक कंसेप्ट आता है चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन डिमांड
और एक आता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बेटा दोनों में डिफरेंस क्या है? ये वाला अगर हम जब बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की, तो पहला पॉइंट आया था प्राइस। अगर गुड्स की प्राइस से जब किसी डिमांड को फर्क पड़ता है तो उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, किसी चीज की प्राइस बढ़ा दो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम कर दो डिमांड बढ़ जाएगी। तो वहां पे सिर्फ क्वांटिटी की ही बात हो रही है जो कि ऊपर नीचे जा रही है। और अगर उसका मैं ग्राफ, दिस विल बी एक्स एक्सिस एंड दिस विल बी वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ हम वापस जैसे क्वांटिटी शो करते हैं, यहाँ प्राइस शो करते हैं, ये हमारी डिमांड कर्व है। अगर बेसिक डिमांड की बात करता हूं तो वो ये है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, अगर हम प्राइस को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा? डेफिनेटली क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा, ये हमारा Q1 हो जाएगा, ये हमारा P1 हो जाएगा, ठीक है। और ऑन द अदर केस अगर हम क्या करते हैं, प्राइस को कम कर देते हैं, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, हमारा P2 हो जाएगा। तो एक चीज अगर अपने नोट करी तो सर हम एक डिमांड कर्व के ऊपर ही मूव कर रहे हैं, हमारा मूवमेंट डिमांड कर्व के ऊपर ही हो रहा है। अगर हम इसके आगे डिस्कस करते हैं इस बारे में तो कैसे कर सकते हैं सर? ये जो इंक्रीज होता है डिमांड के अंदर, डिमांड इंक्रीज कब होगी? जब हम राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे। तो जो इंक्रीज होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। सेम ऑन द अदर एंड जब ये डिक्रीज होता है, जैसे ये जो अपना स्टैंडर्ड डिमांड है उससे डिक्रीज होता है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। अगर हम बात करते हैं चेंज इन डिमांड की, सेम कंसेप्ट आएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, प्राइस क्वांटिटी। इस केस में क्या बनेगा सर? ये हमारी प्राइस चल रही है। अब बात करना हम यहाँ किसकी बात करेंगे सर? यहाँ पे प्राइस की तो बात होगी नहीं, क्योंकि प्राइस के जो डिमांड के जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो 5 हैं, जिसमें पहला प्राइस है जो कि शो करता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसकी सर अगर प्राइस को चेंज करेंगे तो क्वांटिटी कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी। उसके अलावा जितने भी 4 डिटर्मिनेंट्स है उसके अंदर क्या होगा सर? उसके अंदर हम जैसे ही क्या होता है, हमारी अगर किसी एक डिटर्मिनेंट को लेके चलते हैं हम लोग साथ में, अगर हमारी इंडिविजुअल इनकम इंक्रीज हो जाए तो पर्सन सेम प्राइस लेवल में भी ज्यादा गुड्स लेना पसंद करेगा। जैसे अब तक वो कोई सी भी चीजों को पसंद करता है, जैसे उसका कंजप्शन बढ़ जाएगा। हफ्ते में अगर हमारी पॉकेट मनी इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा सर? हफ्ते में हम ज्यादा बार कोल्ड कॉफी पियेंगे, नाश्ता करने जाएंगे, या उसको फन एंड फैक्टर्स में ज्यादा लेंगे। चीजों की रेटें कम नहीं हुई, चीजें वहीं पे ही, लेकिन हमारी इनकम बढ़ गई, इसलिए हमारी डिमांड इंक्रीज होगी। तो हम प्राइस को तो चेंज करेंगे नहीं सर, इस लेवल पे हम ज्यादा कंज्यूम करने के लिए तैयार है। तो इस केस में क्या होगा? अलग ही डिमांड कर्व बन जाएगी साथ में, ठीक है। ये इंक्रीज को बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड कर्व। सेम उल्टा भी हो सकता है, अगर हमारी पॉकेट मनी आधी हो जाए या हमारे इनकम आधी हो जाए तो इस केस में क्या होगा सर? प्राइस भले ही चेंज नहीं हो रही है, प्राइस भले ही चेंज नहीं हो रही, लेकिन हमारी डिमांड कम होगी। सर हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, इसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। चलो सर इस बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। इसका जो अदर नेम है उसको बोलते इसका जो अदर नेम है इसको बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अगर रीजंस पूछ ले, व्हाट आर द रीजन फॉर शिफ्ट इन डिमांड कर्व, वो चारों डिटरमिनेंट्स अपन को फिर से एक्सप्लेन करने हैं। देखो ये भी पूछ सकता है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व या लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। मोस्टली ये पूछता है। अगर हम राइटवर्ड शिफ्ट की बात करते हैं तो सर डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो सारे पॉजिटिव फैक्टर्स बताने हैं। कैसे सर? हमारी इंडिविजुअल इनकम इंक्रीज होगी, सब्सिट्यूट गुड्स हैं, अगर उनकी रेटें बढ़ गई तो हमारा जो गुड है उनकी रेटें, उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि वो महंगा बढ़ रहा है, लोग अपने गुड्स पर ट्रांसफर हो जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री अगर गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो अगर उनकी रेटें कम हो जाए तो डेफिनेटली हमारे गुड्स की ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की रेट कम हुई तो हमारे जो गुड है उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी तो डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। हमको सारे वही रीजन बताने जिस वजह से डिमांड इंक्रीज हो। थर्ड ऑप्शन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर हमारा गुड टेस्ट एंड प्रेफरेंस में आ जाए उस केस में हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। या फ्यूचर में हमारे गुड्स की जो प्राइस है वो इंक्रीज होने वाली है, उस केस में भी प्रेजेंट में हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ये सारे रीजन किसके हो जाएंगे? राइटवर्ड शिफ्ट के, इंक्रीज इन डिमांड। इसका जैसे उल्टा कर दे तो सर अगर इंडिविजुअल इनकम कम हो जाए उस केस में क्या हो जाएगी? लेफ्टवर्ड शिफ्ट डिमांड। उसके रीजन बता रहा हूं मैं। अगर इंडिविजुअल इनकम कम हो जाए, सेकंड पॉइंट आपके सब्सिट्यूट गुड्स की रेटें कम हो जाए तो डेफिनेटली लोग उस तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की रेटें बढ़ जाए तो हमारी कॉस्ट इंक्रीज होगी, तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस की, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगर हमारा आउट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस चला जाए अगर हमारा गुड, उस केस में डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। और फ्यूचर में अगर हमारे गुड्स की प्राइस डिक्रीज होने वाली है तो डेफिनेटली करंट प्रेजेंट में हमारी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि बंदा चाहेगा हम फ्यूचर में परचेज कर लेंगे। तो ये सारे रीजन हो गए शिफ्ट इन
सॉरी लेफ्ट फुट शिफ्ट इन डिमांड कर्व, राइट फुट शिफ्ट में आपको बता दिया, रीजंस कुछ है आपको एक्सप्लेन करने हैं, और इसका नाम क्या है सर, मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इसका रीजन क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सिर्फ वो ये डिटर्मिनेंट है जो कि इसको शो करता है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप उसका लिंक वहां से देख सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और किसी को भी डाउट हो तो यू कैन व्हाट्सएप मी। ओके, हैव अ नाइस डे।